So hello guys, let us begin with lecture number 2 of electrochemistry. तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया, आपको ये बताया गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया, उसकी वर्किंग समझाई कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो मेंटेन रहता है, फिर कुछ मैथमेटिकल आपको फॉर्मूलाज बताए और मैंने कहा था कि ई सेल मैंने लिखा था 2-3 जगह, वोल्टेज बताया था आपको उसको, बट आपको मैंने ये भी कहा था साथ में कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी समझेंगे कि वो ई सेल एक्चुअली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हम वो सब बातें करेंगे। तो चलो मैं बताऊं पहले कि हमने फिनिश कहाँ किया था। हमने इस इक्वेशन को यूज किया था बेटा, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी एल एन क्यू. This equation we have derived this in in thermodynamics. So from there we have we are just using this, and now delta G को उसके डेफिनेशन से हमने लिखा था माइनस एन एफ ई सेल, इसको लिखा माइनस एन एफ स्टैंडर्ड कंडीशन में ई डिग्री सेल एंड प्लस आर टी एल एन क्यू. लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है, दैट इज माइनस एन एफ ई सेल वाला जो टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा, एंड फ्रॉम देयर वी डिराइव्ड दैट डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, एंड डेल्टा जी डिग्री की जगह फिर माइनस एन एफ ई डिग्री लिखा आपने, तो एन एफ ई डिग्री सेल इज इक्वल्स टू आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. देन इस एन एफ को हमने इधर लेके ट्रांसफर करके हमने ये कहा था कि जो ई डिग्री सेल है दिस इज एक्चुअली इसकी वैल्यू बताई थी 0.059 बाय एन इंटू लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम. ये हमने यहां पे लास्ट लेक्चर फिनिश किया था. अब इसी में कुछ एक आध चीजें मैं और ऐड करता हूं. आप अब डायरेक्ट ना इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को, और इसी इक्वेशन में अगर मैं पूरे इक्वेशन को बेटा माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूं, तो अगर इसी को मैंने माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया तो क्या मुझे ये नहीं मिलेगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई डिग्री सेल माइनस फिर वही आर टी अपॉन एन एफ, तो लॉग जो है वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा, 0.059 बाय एन इंटू लॉग क्यू. ये कुछ मुझे ऐसा भी मिल सकता है, यहीं से मिल रहा है, कुछ नया नहीं है. इसी इक्वेशन को इस चैप्टर में नर्स्ट इक्वेशन हम बोलेंगे. ठीक है, वी विल कॉल दिस एज नर्स्ट इक्वेशन, इसे हम नर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे. अब बात आती है कि ये ई डिग्री वैल्यूज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं. अभी आपके पास ये नर्स्ट इक्वेशन है, ई सेल है, ई डिग्री सेल है. चलो अब थोड़ी चर्चा करते हैं हम इसके बारे में, ई सेल के बारे में. ठीक है, सो वी हैव दिस, ये मेरे पास सेल है. तो हम किस तरह से निकालते हैं ई सेल की वैल्यूज वो पता करते हैं. बहुत अच्छे से समझेंगे यार, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है. तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नोटेशंस को थोड़ा समझने का काम करते हैं. जैसे सपोज करो कहीं लिखा हुआ है ई डिग्री zn प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस 0.76. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बता रहा हूं मैं. किताबों में डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ऑल्दो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लेक्चर्स में जो किताबों में डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, बट इसको थोड़ा समझिएगा. तो zn से zn प्लस 2 प्लस 0.76, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ऐसे समझो
कि Zn से Zn2 प्लस जाना थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल है, थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल है। अच्छा, थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल है, थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल है, ये बोलना ठीक होगा। तो फिर मैं बोलूंगा थोड़ा रुको और सोचो, ठीक है, कि ये वैल्यू आई कहां से है। वो थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल है, ये बोलना ठीक होगा या नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा रुको और सोचो। तो इसके लिए हमें ये थोड़ा समझना होगा यार, ये प्लस 0.76 ये वैल्यू आई कैसे। तो फिर हम कहेंगे कि फिर वही है, ये तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू दिख रही है, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू दिख रही है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो सर आपने बताया था लास्ट क्लास में निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन साथ में सर आपने ये भी बताया था कि एक रेफरेंस हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल की वैल्यू उसी तरह से निकाली जाती है। समझो कैसे, आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार किया, आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार किया, यहाँ पे आपने यही जिंक रखा है और यहाँ पे जिंक का आयन रखा है। और भी बहुत तरीके के हाफ सेल होते हैं बेटा, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का, पढ़ेंगे अभी। बट अभी फिलहाल मैं इसकी आइडिया देना चाह रहा हूं कि ये नोटेशन का मीनिंग क्या है। तो आप ऐसे समझो, ये मेटल मेटल आयन, ठीक है, इसमें आपने कनेक्ट किया एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। ये कैसा दिखता है सर, अभी नहीं बताएंगे, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो एक गैस इलेक्ट्रोड करके एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर आपको ये पढ़ाएंगे कि ये कैसा होता है। फिलहाल बस ये समझ लो, ये भी एक किस्म का इलेक्ट्रोड है जिसको हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर आप वोल्ट मीटर बोलो, पोटेंशियोमीटर बोलो, जो भी, उसकी रीडिंग आप नोट कर रहे हो। तो ये जो रीडिंग आ रही है, मानो 0.76 वोल्ट इसकी रीडिंग आई, तो इसका क्या मतलब है कि क्या ये इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल बता रही है? नहीं, ये तो सर इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बता रही है। इधर कुछ पोटेंशियल होगा, इधर कुछ पोटेंशियल होगा, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उस नेट पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है ये प्लस 0.76 एक्चुअल मायने में। बट मैंने आपको बताया है कि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब हम इसको एज्यूम करते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल 0 है, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल नहीं सकते। तो इट्स एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका नोटेशन कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो अलग विषय है, ठीक है, उसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे। इट्स एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is assumed to be 0, is assumed to be 0, ठीक है, इसको हम 0 मान लेते हैं। तो जब ये 0 हुआ तो फिर ये जो भी रीडिंग है ये किसकी हो गई, ये इसकी हो गई, ये इसकी हो गई। तो अब मैं आपको बहुत ही सुंदर एक स्टेटमेंट देता हूं कि ये जो आपका रिएक्शन है लिखा हुआ है Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका E डिग्री पॉजिटिव है। E डिग्री पॉजिटिव है मतलब डेल्टा G डिग्री क्या है, डेल्टा G डिग्री क्या है, डेल्टा G डिग्री नेगेटिव है, डेल्टा G डिग्री नेगेटिव है, ऐसे ही बोलना है इसको, ठीक है। मतलब क्या ये स्पॉन्टेनियस है, फिर बात आती है क्या ये स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये तो नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी ई डिग्री पॉजिटिव है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी ई डिग्री पॉजिटिव है। इसका मतलब दिस इज मोर स्पॉन्टेनियस, दिस इज मोर स्पॉन्टेनियस देन दिस रिएक्शन, ये बोलना ज्यादा अच्छा होगा। मतलब इस रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक फीजिबिलिटी से ज्यादा फीजिबल ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन फीजिबल है वो बात पे कमेंट नहीं हो रही है। जैसा मैंने आपको कल की क्लास में जो सबसे पहला हमारा
पोर्शन था जिसमें मैंने आपको जिंक का इलेक्ट्रोड रखा था और बोला था कि मान लो कि जिंक Zn2+ बना रहा है। तो क्या अब आप वो कनेक्ट कर पा रहे हो कि जिंक Zn2+ बना रहा है, वो हम मान रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोड, विथ रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोड। वो बना रहा है या नहीं बना रहा है वो नहीं पता, ठीक है। तो थोड़ा डीप में जाके समझें कि क्या मीनिंग है तो मजा आएगा इस चैप्टर का। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि हाँ, Zn से Zn2+ थर्मोडायनेमिकली फीजिबल है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे फिजिबल है तो हर पॉइंट पे फिजिबल हो, बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशंस में आप ई डिग्री निकालते हो और किसी भी और टाइम पे चाहिए तो फिर आप क्या निकालते हो? ई सेल। तब आप निकालते हो ई सेल, वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है। तो हो सकता है ई डिग्री पॉजिटिव हो, ई सेल नेगेटिव हो, संभव है ना। तो क्या बोल सकते हैं अभी इसका मीनिंग? हाँ, तो लिख लें कॉपी में। इसका मीनिंग ऐसा है कि ई डिग्री Zn to Zn2+ ये बता रहा है कि दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली मोर फीजिबल देन दिस रिएक्शन। अब यहां क्या रिएक्शन हो रहा है वो बात की बात है, देन द रिएक्शन गोइंग ऑन हियर। चलो मैं बता दूं, इधर रिएक्शन होता है, रिडक्शन हो रहा है अभी, तो H+H2 या फिर H2H+, आप ऐसा समझो, ये रिएक्शन होता है, बाद में बताएंगे कैसे होता है। तो इस रिएक्शन से ये ज्यादा फीजिबल है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, और यही चीज ऐसा लिखा हुआ रहता है, ई डिग्री कॉपर टू कॉपर 2+, ये लिखा रहता है -0.34 वोल्ट, ये लिखा हुआ रहता है -0.34 वोल्ट। अब इसका क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी फिजिबिलिटी कम है, इसकी फिजिबिलिटी कम है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में इसकी फिजिबिलिटी कम है। बहुत लोग इसको इस तरह से इमेज बना लेते हैं कि हाँ यार ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, काम चल जाता है, बट एक्चुअल मायना क्या है वो बोलना जरूरी है कि ये रिएक्शन कम फीजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये रिएक्शन ज्यादा फीजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। हो ना हो कुछ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का अलग कर दो तो इसकी फिजिबिलिटी हो सकता है ये ज्यादा फीजिबल हो जाए, ये कम फीजिबल हो जाए। आप अगर आयंस की कंसंट्रेशन अलग कर दो फिर उसके हिसाब से आप फिर ई सेल को कैलकुलेट करो तो पॉसिबल है, संभव है, ठीक है, देन इट इज वेरी पॉसिबल। तो इस तरह से बेटा एब्सोल्यूट वैल्यूज हम निकाल रहे होते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें? अब इसी में ना एक आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या टर्म्स है? एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो चलो देखते हैं ना ये क्या टर्म्स है। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा ई डिग्री ऑफ Zn Zn2+, तो ये नोटेशन से समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एंड दिस इज +0.76 वोल्ट। और अगर इसी को आप उल्टा लिख दो Zn+2 से Zn, तो ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट, और इसको आप कहोगे रिडक्शन पोटेंशियल, इसको आप कहोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब अगर मैं गैल्वेनिक सेल बनाता हूं, जहां मैं इधर रखता हूं जिंक की रॉड और Zn2+ आयन, और यहां मैं रखता हूं कॉपर की रॉड और कॉपर+2 आयन, और अब मैं चाहता हूं ये देखना कि इनके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। उसी तरह की बात है यार कि पोटेंशियल एनर्जी जमीन पे आप अगर 0 मान रहे हो तो उससे किन्हीं दो चीजों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो सही वैल्यू ही मिल रही है ना। तो ये मत सोचना अरे यार ये तो चैप्टर पहले ही गलत हो गया, इसमें तो हम मान लिए हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जमीन पे 0 मान रहे हो तो कोई बॉडी यहां है, कोई बॉडी यहां है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो जितना एक्चुअल में है
आप कुछ भी रेफरेंस ले लो, ये डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। कॉमन सेंस से सोचो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं इन बातों को। लाइव क्लासेस में परेशान कर देते हैं बच्चे, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। इसलिए अभी मैं रिकॉर्डिंग भी इस तरह से ही कर रहा हूं कि अगर बच्चा बहुत पहली बार पढ़ रहा है, थोड़ा सा कमजोर भी है, तो उसे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है Zn और ये इलेक्ट्रोड, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे पता है, हम बोलेंगे कि यार इधर हमको पता है कि E डिग्री Zn से Zn2 प्लस ये है +0.76 और E डिग्री ऑफ कॉपर से कॉपर 2 प्लस ये है -0.34, ये है -0.34। और ये जब भी आप इसको कनेक्ट करोगे ना, तो यहां पर होगा एक रेडॉक्स, यहां पे होगा एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, वो डिपेंड करेगा कि किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और ये वैल्यूज तो हमारे पास मेजर्ड है। तो आपको पता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में है देखो। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और यहां पर रिडक्शन हो रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ यहां से यहां फ्लो कर रहे होंगे, लाइक दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। तो मैं अगर पूछूं कि ई डिग्री सेल मुझे चाहिए, ई डिग्री सेल, तो शुरू में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। क्या होगा कॉमन सेंस, क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है सर, क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि ये देखो, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, सपोज करो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसके रेफरेंस पे बात कर रहे हो। तो जिंक को देखो आप, दोनों की आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो ना, फिर डिफरेंस देख लो। दोनों की आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में डिफरेंस देख लो, क्या फर्क पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो देखना है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप देख पा रहे हो +0.76 वोल्ट है इसके रिस्पेक्ट में, और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में है, इधर है, इधर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये -0.34 वोल्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो कैन यू सी द डिफरेंस? क्योंकि सिंस आप कंपेयर कर रहे हो तो आप दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्चुअली सोच रहे हो, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, इसकी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, और फिर देखो दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में कितना डिफरेंस है। या फिर ऐसा देखो, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स को देख लो, फिर देखो कितना डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना यहाँ पे, कितना मैग्नीट्यूड डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ आ रहा है कि ये जो डिफरेंस है ये है 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट, इतने का डिफरेंस है। तो यहाँ जो ये रीडिंग आ रहा होगा ना, ये पक्की बात 1.10 वोल्ट का ही आ रहा होगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी मेजर्ड वैल्यूज हैं, ये ऑलरेडी मेजर्ड वैल्यूज हैं। तो इनका डिफरेंस जो होगा वो 1.10 वोल्ट आएगा। So this is the idea behind calculation of E डिग्री सेल। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, टाइम पास है ना। ये देखो, तो आइडिया वो है, फॉर्मूला आप ऐसा सोच सकते हो, जहां पर जो हो रहा है उसकी वही पोटेंशियल ऐड कर दो, ये फॉर्मूला है। ऑल्दो आइडिया पे रिलाई करो, फॉर्मूलाज तो धोखा देते हैं, ऑल्दो ये नहीं देगा धोखा, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। तो ई डिग्री सेल मतलब ई डिग्री ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ले लो, एनोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऐड कर दो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, दोनों को ऐड कर दो, ई डिग्री सेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहां से भी चाहो फॉर्मूला बना लो, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस इसकी रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी बन जाएगा। ठीक है, सॉरी नॉट रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस इसकी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो भी बन जाएगा। क्योंकि वही बात है यार,
आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन करोगे तो नेगेटिव लग जाएगा, वही बात है। तो ये तरीका है क्या कैलकुलेट करने का, ई डिग्री सेल कैलकुलेट करने का। अभी मैं जो डेल्टा जी से रिलेटेड आपको मैंने कल कुछ चीजें बताई थी, अब मैं उस पर 2-3-4 इलस्ट्रेशंस कराऊंगा आपको। ई डिग्री की आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, नॉलेज दे दिया कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आइडिया क्या है। इस आइडिया को दिमाग में अच्छे से रख के आगे बढ़ेंगे। कभी भी नोटेशन देखेंगे ई डिग्री कॉपर टू कॉपर प्लस 2, दिमाग में क्या आना चाहिए वो समझ लो, ठीक है। चलो कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं, इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन डेल्टा जी एंड ई डिग्री के कॉन्सेप्ट्स पे। सो सम इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन डेल्टा जी एंड ई डिग्री पे, या डेल्टा जी डिग्री या ई डिग्री, जो भी कहना है कह लो। सो सपोज करो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ डेटास दिए हुए हैं, ई डिग्री फॉर कॉपर टू, ई डिग्री फॉर कॉपर +2 से कॉपर इज इक्वल टू 0.337 वोल्ट। Then E degree for copper +2 copper +2 is given as -0.153 वोल्ट, ये वैल्यू दी हुई है। एंड वी नीड टू कैलकुलेट E डिग्री। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस साल जेई एडवांस में 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, इस सड़े से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था। पता है, आप भरोसा नहीं करेंगे, बट आप जाइए पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th कुछ था, तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था। बस इसी का एक आध कैलकुलेशन और बढ़ा दिया होगा, बाकी कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमेशा दिल दुखाता है जब हम देखें पेपर को, तो बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साल ऐसा आएगा। हो सकता है आने वाले सालों में कुछ अच्छा आपको देखने को मिले, तो प्रिपरेशन पूरी रखना, स्ट्रांग रखना। ओके, तो देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिस टू दिस, और आपको चाहिए ये, उधर दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन कॉपर प्लस से कॉपर +2, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। यहाँ पे देखा जाए तो कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बना कॉपर, ये आपको ई डिग्री दी हुई है। और जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो या फिर आपको जो कैलकुलेट करना है उसको देखते हो, तो कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ये कुछ ऐसा मिल रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। तो अब क्या ख्याल आता है कि यहाँ पे सर ई डिग्री दिया हुआ है, ई डिग्री इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, कहाँ गया यार, कॉपर +1 से +2 -0.153। ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ आएगा। अब इधर ई डिग्री दिया हुआ है 0.337 वोल्ट, और फिर इधर आपको ई डिग्री कैलकुलेट करना है। तो एक बात तो ये समझ में आ रही है बेटा कि अगर आप देखो तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हो तो आपको ये 3rd इक्वेशन मिल रहा है। इसको आप चलो इसको E1 लिख लो, इसको E2 लिख लो, इसको E3 लिख लो। तो अगर E1 डिग्री और E2 डिग्री को आप ऐड करते हो ना, E1 E2 नहीं, ये इक्वेशंस को अगर ऐड करते हो तो ये इक्वेशन मिल रहा है। तो क्या ये भी कहना सच होगा, क्या ये भी कहना सच होगा कि ये ई डिग्रीज को भी ऐड कर दो तो इसका ई डिग्री मिल जाएगा? क्या ये कहना सच होगा? तो आंसर है नहीं, ठीक है, बिकॉज ई डिग्रीज ऐसे एडिटिव नहीं होती है, ई डिग्री एडिटिव नहीं होती है। हो सकता है अभी आपको तुरंत ये बात एकदम से क्रिस्टल क्लियर ना हो, बट अभी चैप्टर आगे बढ़ते बढ़ते आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ई डिग्री एडिटिव नहीं होती। अच्छा ये बताओ डेल्टा जी एडिटिव होता है ना? अभी फिलहाल इस तरह से सोचो, डेल्टा जी एडिटिव होता है? जी हाँ, वो एडिटिव होता है। एक इक्वेशन है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो डेल्टा जी एडिटिव होता है, तो आप यहां पे डेल्टा जी देखो निकाल के, ठीक है, इसका डेल्टा जी देखो, तो इसका डेल्टा जी डिग्री क्या होगा? डेल्टा जी वन डिग्री क्या होगा? माइनस एन एफ ई डिग्री सेल। तो यहां पे होगा माइनस एन एफ, एन कितना है बेटा? एक है, तो माइनस वन एफ ई वन डिग्री, ठीक है। यहां पे देखो अगर डेल्टा जी डिग्री, डेल्टा जी टू डिग्री लिख लो इसको, क्या होगा? माइनस एन एफ, तो माइनस टू एफ और ई टू डिग्री, ऐसा होगा। और ये है ई थ्री डिग्री, तो इसका भी कुछ डेल्टा जी थ्री डिग्री होगा। तो ये बात हम बोल सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं, वी नो दैट डेल्टा जी डिग्री इज एडिटिव। तो डेल्टा जी थ्री डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा जी वन डिग्री प्लस डेल्टा जी टू डिग्री। ये होगा, जरूर होगा। मैथमेटिकली सोचो, फील व्हील नहीं करना है, मैथमेटिकली ये पोर्शन मैथमेटिकली सोचो अभी फिलहाल, ठीक है, ये होगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा? माइनस एन एफ, तो माइनस एन एफ क्या है? माइनस एन एफ, यहां एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो माइनस वन एफ ई थ्री डिग्री इज इक्वल टू, यहां पे था माइनस वन एफ ई वन डिग्री माइनस टू एफ ई थ्री ई टू डिग्री, ऐसा है। अब आप एफ 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 और माइनस माइनस को कैंसिल अगर करो तो यू कैन गेट ई थ्री डिग्री एज ई वन डिग्री। नीट वीट लेवल के क्वेश्चन है बस, उससे ज्यादा के नहीं है, बट फिर भी जेई एडवांस ने पूछा है, वाह। सो आपको कुछ इस तरह से ई थ्री डिग्री आप निकाल सकते हो, ई वन डिग्री प्लस टू ई टू डिग्री, कोई में कुछ उसमें फील नहीं करना है, सिंपल डेल्टा जी इज एडिटिव, इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए और यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड यू विल गेट दिस। हाँ वो बात अलग है कि कभी अगर मान लो N1 N2 वगैरह वगैरह इक्वल हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर ही रिएक्शन में जो इन्वॉल्व है वो सेम हुए, तब आप उसको पाओगे कि हाँ यार वो तो ऐड करने से आ जा रहा है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कॉमन सेंस भी है, कॉमन सेंस भी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ई डिग्री ऐड कर दो और फिर ये तीसरा ई डिग्री के बराबर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आप इस रिएक्शन के बीच की बात कर रहे हो, कॉपर प्लस से कॉपर प्लस टू इसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे कॉपर प्लस टू कॉपर इसकी बात कर रहे हो, और यहाँ पे कॉपर प्लस वन से कॉपर की बात कर रहे हो, कॉपर प्लस वन से कॉपर की बात कर रहे हो। ये जो लिखा हुआ है, समझो मेरी बात, ये जो लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में इसके लिए लिखा गया है, ये भी हाइड्रोजन के रेफरेंस में इसके लिए लिखा गया है, बट ये दोनों तो अलग ही आयंस हैं, इनको कहां से लिंक कर रहे हो आप? इनको लिंक करके ऐसे ऐड करके नहीं लिखा जा सकता। कॉन्सेप्चुअली भी समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्चुअली भी समझ आ रहा है, और सीधी सी बात ये, डेल्टा जी एडिटिव है तो वहां से आपको मैथमेटिकली भी चीजें दिख रही है। So if you put the values and then solve, you will get this as 0.521 वोल्ट, कुछ ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं मैं, देखें ध्यान से, दूसरा इलस्ट्रेशन। सो अब यहां पे देखो जो वैल्यूज दी हुई है कुछ इस तरह से दी। अब ये हाफ सेल्स हो सकता है आपको थोड़ा परेशान करे, क्योंकि अभी मैंने ये हाफ सेल्स पढ़ाई नहीं, ठीक है, ये हाफ सेल्स मैंने आपको अभी पढ़ाई नहीं, हो सकता है ये आपको परेशान करे। कुछ इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता था जो इस साल एडवांस में क्वेश्चन आया था, वो कुछ इस क्वेश्चन से, शायद वो मैग्नेट पर ही था, एग्जैक्टली क्या था वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट ध्यान रहता है बस कि यार इस कॉन्सेप्ट पे आया था, बाकी अब सब कुछ कैसे याद रखें। वैसे भी मेरी जो मेमोरी है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, मुझे चीज़ें याद बहुत अच्छे से जल्दी से नहीं होती हैं, इसीलिए जब इनऑर्गेनिक में शुरू के 2-3 साल ना मुझे किताब देख देख के पढ़ाना पड़ता था, अभी भी बहुत हद तक किताब देखना पड़ता है इनऑर्गेनिक में कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि क्या है कुछ गलत लिख जाए कॉपी में, इससे बेहतर यही रहता है कि यार एक बार देख के ही बता दो बच्चों को,
तो ये अपने पास ई डिग्री वैल्यूज दी हुई हैं एंड वी हैव टू फाइंड ई डिग्री ऑफ दिस। अब यहां पे आप चीजों को समझो, अगर मैं पूरा रिएक्शन लिखूं तो भी चीजें हो जाएंगी, बट नॉर्मल ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर यहाँ तो मेटल ही नहीं है, तो जो आपने वो कनेक्शन करके बताया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इधर एक इलेक्ट्रोड, तो यहाँ क्या आयंस को कनेक्ट करोगे? नहीं, आयंस को नहीं कनेक्ट करेंगे, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोड होता है बेटा, इसको रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक मेटल रॉड होता है जो कि इनर्ट मेटल होता है, और ये आयंस का रिएक्शन सॉल्यूशन में हो रहा होता है। अभी फिलहाल कुछ ऐसे समझो, अभी पढ़ेंगे हम आगे, अगला टॉपिक वही है हमारा, टाइप्स ऑफ हाफ इलेक्ट्रोड्स। तो बस आप ये समझो कि इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, ऐसा। अच्छा, तो इसकी फिजिबिलिटी बतानी है, सेम वही चीजें यूज करो यार। MnO4 माइनस से MnO2 जाना है तो आप ऐसे लिख लो, MnO4 माइनस से Mn+2, इसका E1 डिग्री कितना हुआ? MnO4 माइनस Mn+2 E1 डिग्री पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने घुमा दिया है क्योंकि इसे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ पे Mn2+ से MnO2, इसके लिए E2 डिग्री आप लिख लो, कितना हुआ? Mn+2 से MnO2 E2 डिग्री हुआ -1.23 वोल्ट। और आपको किसका चाहिए? और आपको चाहिए जस्ट दोनों इक्वेशंस को मैंने इस तरह से लिखा है कि ऐड करने पे मुझे वो मिले, तो मैं अगर इसे ऐड करूं तो आई एम गेटिंग MnO4 माइनस से MnO2, ये मुझे चाहिए E3 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लो बेटा, डेल्टा जी एडिटिव वाला। आप चाहो तो वो N1, N2, N3 लेके एक फॉर्मूला भी बना लो, और चाहो तो उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर लो। अभी क्या इलस्ट्रेशन है तो मैं थोड़ा सा इलेबोरेटेड तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने होंगे? ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन। मैं होप करता हूँ आपको नॉर्मल रेडॉक्स की बैलेंसिंग आती होगी, नहीं आती है भाई तो पहले वो सीख के आओ, फिर चैप्टर पढ़ना, नहीं तो नहीं बनेंगे क्वेश्चंस। और आयनिक इक्विलिब्रियम भी थोड़ा पढ़ लेना, उसके बाद ही पढ़ना ये चैप्टर, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे, उसमें आयनिक के कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो मैं उसको बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट यूज करूंगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम या तो आपने कहीं पढ़ा होगा अपने से, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो अच्छा है, नहीं तो मेरे भी लेक्चर्स हैं उससे पढ़िए तो ज़्यादा सॉलिडिटी आएगी। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर होके बोलता हूँ हमेशा। अब यहाँ पे देखिए +7 से +2 है, तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। यहाँ पे +4 से +2, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी +4 से +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। और यहाँ पे देखा जाए तो +7 से +4 है तो 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। बना लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा G1 डिग्री प्लस डेल्टा G2 डिग्री इज एक्चुअली डेल्टा G3 डिग्री। तो डेल्टा G1 डिग्री में क्या लिखेंगे? -NF, तो -5F E1 डिग्री, देन -2F E2 डिग्री इज इक्वल्स टू -3F E3 degree. So E3 degree is actually equal to what? E3 degree is actually equal to FFF हटा दो, 5 E1 डिग्री। देख लेना यार ये सब प्लस ये सब चीज़ों में ना मैं ना बोर होके गलती कर देता हूँ, मैं ये सब चीज़ों से थोड़ा बोर हो जाता हूँ। 5 E1 डिग्री प्लस, तो आप देख लिया करो ये सब थोड़ा ठीक से, और ये आएगा 3 इधर, और फिर ये वैल्यूज़ को जिस तरह से मैंने ऊपर वैल्यूज़ डाले उस हिसाब से पुट करो, कैलकुलेट करो, तो यू विल गेट इट एज 1.69। तो ये भी रिएक्शन जो है ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा फीजिबल निकल के आ रहा है, क्योंकि इसकी ई डिग्री पॉजिटिव आ रही है स्टैंडर्ड कंडीशंस में। इस बात को मैं मेंशन कर रहा हूँ। एक लास्ट इलस्ट्रेशन लेता हूँ, ये एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, तगड़ा इलस्ट्रेशन है, इसको मैं आगे यूज करूंगा। दिस थर्ड वन एडवांस को पूछना ही था ना, तो उसे ये पूछना था, इसी कॉन्सेप्ट पे अगर पूछना ही था तो ये पूछता तो थोड़ा बेटर होता। देखना भाई ध्यान से,
इसको मैं आगे चल के आपको मेटल ट्रिपल एस इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा, वहां यूज करूंगा। तो स्टार मार्क कर लेना इस वाले पॉइंट पे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दूसरे ही लेक्चर में बेटा आपको ऐसा पढ़ाया था। और वो जो मेटल ट्रिपल एस है ना, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम एडवांस टॉपिक है। मजा आता है उसको पढ़ाने में भी, और अच्छे बच्चों को पढ़ने में भी मजा आता है। ये इसकी ई डिग्री दी हुई है 0.8, ठीक है। फिर AgCl सॉलिड गिव्स Ag प्लस Cl माइनस। इसकी Ksp दी हुई है 10⁻⁻10। AgCl की Ksp की वैल्यू दी हुई है, और हमें चाहिए फाइंड ई डिग्री ऑफ दिस रिएक्शन। AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस क्लोराइड एक्वस ये मुझे इसकी ई डिग्री चाहिए। बहुत ध्यान से देखना। अब फिर बात आती है, सर आपने सेकंड वाला जो रिएक्शन है, पहले वाले की ई डिग्री लिखी, सेकंड वाले की ई डिग्री क्यों नहीं दी है सर? ई डिग्री तो बताओ उसकी। अबे वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, समझ रहे हो? वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और यदि वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो क्या लगता है मूर्खों, उसके लिए ई डिग्री डिफाइंड होगी? कैसे होगी डिफाइंड? नहीं हो सकती। ई डिग्री हमने रूट में जाओ, फिर रूट में जाओ, निकाला कैसे था ई डिग्री? ई डिग्री हमने निकाला था उसको कनेक्ट करके, किसके साथ कनेक्ट करके? एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहां हम एक रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करा रहे थे। तो या तो ऑक्सीडेशन हाफ या तो रिडक्शन हाफ, दोनों में से कुछ तो होना चाहिए, तब तो ई डिग्री निकाल पाओगे। जी हाँ, आप समझ आया होगा। तो यहाँ आप ई डिग्री नहीं निकाल सकते, तो फिर सर इसकी भी नहीं निकाल सकते। अबे ये तो दोनों को ऐड कियो, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, मतलब ये एक रिडक्शन हाफ है, ये एक रिडक्शन हाफ है, ठीक है। अब ये रिएक्शन एक्चुअली कहाँ होता है, कैसे होता है, आगे की बात है, वो आपको इसका इलेक्ट्रोड भी बना के दिखाएंगे। बहुत तगड़े सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, इसी सीक्वेंस से पढ़ा करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एनसीईआरटी वगैरह मत देखना, बहुत ही उटपटांग सीक्वेंस है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, समझ ही नहीं आएगा कुछ। इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्या पढ़ें, फिर क्या पढ़ें, फिर क्या पढ़ें, फिर क्या पढ़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और एकदम यूनिक है ये मेरा सीक्वेंस, एकदम अलग सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, इसी को फॉलो करो। तो AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन दिस एंड दिस, ये अपने पास है। तो ठीक है सर, इसका डेल्टा G तो होगा सर कुछ, है ना? हाँ बिल्कुल होगा, डेल्टा G डिग्री इसका होगा। तो डेल्टा G डिग्री माइनस NF ई डिग्री, माइनस NF ई डिग्री। अब यहाँ पे ये नॉर्मल कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, आप देख रहे हो कि एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, फिर मेटल है, फिर ऐसा है कुछ, एक रिएक्शन तो है ना। ई डिग्री हमें किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताता है, जरूरी नहीं है कि वो मेटल आयन हो। अभी आपने देख ही लिया पिछले वाले एग्जाम्पल में, एक रेडॉक्स था, है ना। तो इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी ई डिग्री स्टैंडर्ड कंडीशंस में, जब क्लोराइड 1 मोलर हो, तो ये बात हुई डेल्टा G3 डिग्री। तो डेल्टा G1 डिग्री भी तो सर पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा G1 डिग्री भी सर पता है, माइनस 1F ई डिग्री विच इज 0.8, ठीक है सर, ये भी पता है। लेकिन अब इसका क्या करें सर? अरे इसको भी पता है यार आपको, ये भी पता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां पे आप डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G डिग्री प्लस RT ln Q, उसको यूज करो। और सिंस आप डेल्टा G डिग्री निकाल रहे हो, तो आप एक काम करो, यू आर फाइंडिंग डेल्टा G डिग्री ना, तो उसके लिए आप इस KSP को अगर यूज कर लेते हो तो डेल्टा G तो वैसे ही 0 हो गया, बिकॉज KSP आप यूज कर रहे हो, इस रिएक्शन की KSP यूज कर रहे हो। समझना, ये कंसेप्ट बहुत दिमाग खराब करता है बच्चों का। अभी पिछले बार मैंने जब ऑनलाइन लाइव क्लासेस कराई थी इसकी, तो 10 मिनट 15 मिनट मेरे को समझाना पड़ गया था, कुछ बच्चों को दिमाग में घुस ही नहीं रही थी बात। क्या बात है वो, अभी सुनना ध्यान से। तो यहां मैं लिख रहा हूं डेल्टा G
2 डिग्री इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के एस पी, लिख सकता हूं माइनस आर टी एल एन के एस पी, ये लिख रहा हूं। अब बच्चों के मन में ये चीज घुसाना बड़ा मुश्किल लगता है कि यहां मैंने डेल्टा जी 2 डिग्री लिखा है, ध्यान से सुनना, मैंने डेल्टा जी 2 डिग्री लिखा है, उसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, तो यहां पे ये भी और ये भी, ये दोनों आयंस की कंसंट्रेशन, इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन मैं क्या मान रहा हूं? जब मैं डेल्टा जी डिग्री लिख रहा हूं तो मैं इसकी कंसंट्रेशन क्या मान रहा हूं? जी हाँ, मैं इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर मान रहा हूं। ठीक है, मैं दोनों की कंसंट्रेशंस क्या मान रहा हूं? 1 मोलर मान रहा हूं, क्योंकि मैं डेल्टा जी डिग्री डिफाइन कर रहा हूं। अब डाउट क्या आता है, सर आपने तो इक्विलिब्रियम कंडीशन माना है ना, तो इक्विलिब्रियम में ये 1 मोलर थोड़ी ना होते हैं। अब वही बात आ गई, अरे इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने माना नहीं है, मैंने नहीं माना है इक्विलिब्रियम कंडीशन, मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है मुझे, डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के एस पी, इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, मतलब मैं के एस पी की वैल्यू को यूज कर रहा हूं डेल्टा जी डिग्री निकालने के लिए। इस बात को समझो, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे ना, एन सी वी डेल्टा टी डेल्टा यू, तो क्या वो फॉर्मूला सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगता था? नहीं, आप वहां पे सीवी की वैल्यू यूज कर रहे हो, वो एक फॉर्मूला बना है, सीवी की वैल्यू यूज कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो आइसोकोरिक प्रोसेस में लगाते थे, आप तो हर जगह लगाते थे, कुछ वैसे ही सोचो, यहाँ पे आप यहाँ पे केएसपी की वैल्यू यूज कर रहे हो डेल्टा जी डिग्री निकालने के लिए। तो डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू आप निकाल रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे हो कि अरे ये डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू हमने निकाली मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में है, ऐसा नहीं कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आप डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम पर है, कोई सेंस ही नहीं बनता। इस बात को दिमाग में बैठाओ, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा और कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अंधों की तरह नहीं पढ़ोगे अगर ये सब चीज़ों को ऐसे दिमाग में बैठाओगे। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं डेल्टा जी डिग्री लिख रहा हूँ, मैं केएसपी की वैल्यू यूज कर रहा हूँ डेल्टा जी डिग्री को निकालने के लिए। जब मैं डेल्टा जी डिग्री की कुछ वैल्यू यहाँ निकाल के रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 मोलर है ना, ये नहीं है। आप थोड़ा एक और अच्छा लॉजिकल टच देता हूँ, देखो, अगर मैं यहाँ पे केएसपी को 10⁻⁻10 के आसपास लिखूं, तो आप देख रहे हो डेल्टा जी डिग्री कितना पॉजिटिव आएगा, 10⁻⁻10 बहुत ही पॉजिटिव आएगा, माइनस आर टी कितना पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अगर ये 1 मोलर है तो फिर डेल्टा जी बहुत पॉजिटिव है मेरे भाई, बहुत पॉजिटिव है। रिएक्शन उस पॉइंट से आगे की तरफ नहीं आ सकता, रिएक्शन उस पॉइंट से आगे की तरफ नहीं आ सकता, हाँ ऑब्वियसली नहीं आ सकता। आई होप चीजें घुस रही होंगे दिमाग में। तो दिस इज डेल्टा जी डिग्री मैंने लिखा। अब तो काम आसान है, अब क्या करना है, अब तो ऐड करना है, तो मैं ऐड करके लिख दे रहा हूँ। तो बस वही है, डेल्टा जी 3 डिग्री is actually equal to delta g1 degree plus delta g2 degree and delta g3 degree is minus nf e3 degree। ये हमें चाहिए ना, इसको मैं e3 डिग्री लिख रहा हूँ, ये लिख लो e3 डिग्री ऐसा, क्योंकि ये तो रेडॉक्स हाफ से लिए, माइनस nf e1 डिग्री। और मैं अगर साइन वाइन में कहीं छोटी मोटी गलती हो जाए ना, तो उसको आप लोग खुद से समझ सकते हो, है ना, साइन में लिखने विखने में ऑल्दो नहीं होगी, बट अगर हो जाती है, क्योंकि मैं वीडियो को फिर वो वेरीफाई नहीं करके डालता हूँ, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, मैं एक बार में अपलोड कराता हूँ, और ना ही तो आपको वीडियोस में मेरी कहीं कोई कट दिखेगा, वो कभी कभार अगर दिख भी रहा है तो वो इस रीजन से दिखता है कि कोई डिस्टरबेंस आ गया, कुछ आवाज आ गई, इधर उधर कुछ हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा मोड़ा कट आता है कभी कभार, नहीं तो कट वट भी नहीं दिखेगा आपको। तो ये सब वैल्यूज को जब आप सॉल्व करोगे वैल्यूज पुट करके, तो यू कैन गेट E3 डिग्री वैल्यूज एज 0.2 वोल्ट, ये आपको मिलेगा 0.2 वोल्ट।
तो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस. So let us discuss the next topic, types of half shells and their representation. So अपन अलग अलग तरह के हाफ सेल्स पढ़ेंगे बेटा. एक हाफ सेल तो आपने देख ही लिया है, जो कॉपर जिंक वाला मैंने बताया आपको. That is simply metal iron half cell. metal iron half cell, ये सबसे सिंपल होता है जो हमने यूज किया एक दो बार. फिर इसके बाद दूसरा हाफ सेल हम पढ़ेंगे बेटा गैशियस इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे. ठीक है, गैशियस हाफ सेल या गैस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं. गैस इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे. इसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ. जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, आपको थोड़ी फीलिंग आ गई होगी अभी तक. हाइड्रोजन है, गैस है, तो वो गैस इलेक्ट्रोड उस तरह से बनाएंगे. ऑब्वियसली गैस कभी भी आपका इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा ना. वो रॉड की जगह गैस को मत इमेजिन करना, एक इनर्ट रॉड रहता है सभी केसेस में. तीसरा आपके पास एक रेडॉक्स हाफ सेल रहेगा, जहां पे आयंस होंगे, जहां पे सिर्फ आयंस होंगे और अगेन चार्ज कैरियर एक मेटल रहेगा, कोई अलग एक इनर्ट मेटल. जनरली प्लेटिनम यूज किया जाता है. फिर आता है आपका ये फोर्थ इलेक्ट्रोड, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के लिए. ऑल्दो इस पे सवाल कम आए हैं. इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो सर? फिर अरे मतलब उसका कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है. सभी को समझ नहीं आता, सबके बस का भी नहीं है. ठीक है, तो ये चौथा, ये सुपर स्टार बच्चों के लिए मेटल ट्रिपल एस. कुछ ट्रिक व्रिक से कुछ करके बच्चों को क्वेश्चन बन भी जाता है इसका, बट कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को अच्छे से आता है. मेटल ट्रिपल एस इलेक्ट्रोड. यहाँ इस ट्रिपल एस से मतलब है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. तो ये चार तरह के हमें हाफ सेल्स बेटा पढ़ने हैं. और आपको मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं एक बार. सेल का रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं एक. तो वो रिप्रेजेंटेशन का जो रूल है वो बता देते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो रूल है वो बता देते हैं. अभी तक हमने जो एक इलेक्ट्रोड पढ़ा है ना बेटा, एनोड में क्या पढ़ा, जैसे जिंक से Zn2+, और फिर एनोड में इस तरह से पढ़ा, रिएक्शन हो रहा था. और कैथोड क्या था, गैल्वेनिक सेल का जो हमने पढ़ा एग्जांपल में, कॉपर 2+ से कॉपर प्लस, ऐसा पढ़ा था, सॉरी कॉपर, और यहाँ पे ऐसा. तो इसको रिप्रेजेंट, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से. जिंक सॉलिड इंटरफेस Zn2+ एक्वस, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन मेंशन करते हैं. डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज होता है, पढ़ेंगे आगे वो क्या होता है. ठीक है, फिर इधर पे लिखेंगे कॉपर +2 से कॉपर गया, इंटरफेस कॉपर गया, कुछ ऐसे. यहाँ पे एक्वस है तो इसकी कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे सॉलिड है. सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ. एक चीज ध्यान रखना, इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकता है, ऐसा भी लिख सकता है Zn+2 से Zn. लेकिन फिर भी आपको समझना है, अगर ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड लिखा गया है तो आपको समझना है ये एनोड है. और एनोड है, लिखा किसी भी ऑर्डर में होगा तो ऑक्सीडेशन ही. ऑल्दो ऐसा ही ऑर्डर लिखा रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट एनोड है, होगा तो ऑक्सीडेशन ही. और ये जो लाइन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक इंटरफेस को. ये रिप्रेजेंट कर रही है एक इंटरफेस को. और इसी तरह से ना, अगर आप इधर भी देखो इस साइड, ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरफेस को. ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे. तो ये भी इंटरफेस है. ऑल्दो मैं एक बात और यहाँ पे ऐड कर दूं, तो यहाँ पे देखो इंटरफेस है, ये कैथोड है. ठीक है, और कैथोड में क्या होता है, कैथोड में होता है रिडक्शन. तो ये किसी भी ऑर्डर में लिखा हो, ऑल्दो आपको ऐसा ही ऑर्डर में लिखा हुआ मिलेगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, बट किसी भी ऑर्डर में लिखा हो, आपको ये समझना है इसके राइट साइड मतलब कैथोड होगा, वहां रिडक्शन हो रहा होगा. ऑल्दो ये तो काफी सिंपल मैंने एक सेल का रिप्रेजेंटेशन बताया. जब हम आगे ये सब चीजें भी पढ़ेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे गैस इलेक्ट्रोड, तो इसमें कुछ गैस वगैरह आएगा, रॉड आएगी. फिर ये जब हम पढ़ेंगे, इसमें आयंस आएंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है.
फिर मेटल ट्रिपल एस में आपका स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आएगा, उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सब हम तब समझेंगे जब हम इनको स्पेसिफिकली पढ़ रहे होंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में वो सब हम समझेंगे। एंड यस, सो दिस टॉपिक टू बी कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट क्लास। अभी आप अच्छे से ये दोनों लेक्चर्स का रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, और तीसरे क्लास में हम ये चारों टाइप्स जो हैं इलेक्ट्रोड्स के वो ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद हम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि हम ये जो पार्ट 1 है ऑफ द चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके क्वेश्चंस बनाने लायक हम हो जाएंगे। बिकॉज पार्ट 1 पार्ट 2, आप पार्ट 1 सिर्फ पढ़ के आप अच्छे से इसके क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दूसरे और तीसरे पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो दूसरा पार्ट जो पढ़ना है उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है, क्योंकि वहाँ भी हम ई डिग्री ये टर्म को पढ़ते रहेंगे, तो वो क्या होता है वो समझना ज़रूरी था, जो आप इन 2 लेक्चर्स में समझ चुके हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।